आगे बढ़े, क्लास नोट्स निकाल लेंगे जल्दी से। कल अच्छा अपन ने शिफ्ट पढ़ लिया था क्या? शिफ्ट हो गया था क्या? चलिए बहुत बढ़िया। लिखें। हाँ, खाने की व्यवस्था बिल्कुल अभी 1,000 रुपए इकट्ठा करेंगे। चलिए टाइम डालिए। TIR लिखें। TIR। चले हम शांत हो जाएं, क्लास छोटी है, जल्दी जल्दी से पढ़ाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई शिफ्ट हो जा, बैठा ले इसको भाई, जगह मिलेंगी नहीं अभी। 10 दिन बाद तो 5-5 बैठने हैं। हाँ, थोड़ा सा मामला टाइट रहेगा इस साल, इसलिए सीट कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो मामला इसी प्रकार का रहेगा। 15 दिन बाद एडमिशन क्लोज करने पड़ेंगे। एडमिशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत अच्छा है, इसलिए अपन को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। TIR लिखेंगे। TIR की पूरी मान के चलिए, एक प्रश्न आता ही आता है और इंपॉर्टेंट है। क्या होता है TIR लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा। फॉर TIR कॉमा the ray must go from denser medium to rarer medium, दूसरा पॉइंट लिखिए। फॉर TIR कॉमा the angle of incidence must be greater than critical angle। अब बहुत आराम से पढ़िएगा, केवल 15 मिनट की थ्योरी है, बाकी 2 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे, आज का लेक्चर भी अगला लेक्चर भी। तो बहुत आराम से खुश मन से पढ़िए, पेशेंस से कॉन्सेप्ट समझिए। मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखिए पेपर जिस प्रकार का 2025 में आया है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फिजिक्स को पढ़ने का अंदाज बदलिए। अब फॉर्मूला रटने से, ट्रिक लगाने से, ऑप्शन एलिमिनेट करने से काम नहीं चलेगा। पिछले 5 साल का तरीका बदल गया था कोविड के बाद, अब चीजें वापस से पुराने ट्रैक पर आ रही हैं। इसलिए पेपर से समझिए कि भैया पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपको फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स को फिजिक्स के अंदाज से पढ़ना है। पिछले 4-5 साल में दीदी भैया ने फिजिक्स को रटने वाला सब्जेक्ट बना दिया। ऑनलाइन में इतने दीदी भैया आ गए, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी रट लो। अब वो अंदाज नहीं है। अब फिजिक्स को फिजिक्स का अंदाज मतलब कॉन्सेप्ट सीखो, उस पर सवाल करो, उस पर प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चन और ज्यादा करो, तब सब्जेक्ट समझ में आएगा। अब इसे SST नहीं बनाना, आप इस बात को समझिए। अभी अपने पास पूरे 11 महीने हैं, अगर आप नहीं बदलेंगे पैटर्न को तो दिक्कत है। मॉड्यूल को अच्छी तरीके से करिए, अलग से मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं, लेवल अप में मतलब वहां पे क्वेश्चंस इससे और बेहतर लेवल के होंगे जिस प्रकार का पेपर आया है। थोड़ा सा इन बातों को समझिए। अब पुराने अंदाज से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना है। आपको एनसीईआरटी को तवज्जो देनी है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक सॉल्व करना है, एक एक अनसॉल्व करना है। इस बात को समझें, दिमाग से माइंडसेट हटा दें कि पेपर कॉपी में से आएगा। नहीं आएगा पेपर कॉपी से, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जेईई एडवांस का पेपर हर बच्चा जानता है, पूरे भारत में तैयारी कर रहा है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो, किसी टीचर से पढ़ रहा हो, उसको क्लियर है पेपर कॉपी में से नहीं आएगा, उसको पता है। फिर भी तो पढ़ाई हो रही है, फिर भी तो रैंक सेलेक्ट हो रहे हैं, बच्चे आईआईटी में पहुंच रहे हैं। हमारा पिछले 4 साल से ऐसा माइंड सेट हो गया था, पेपर कॉपी में से आएगा, ये फॉर्मूले पढ़ लो, यही बार बार कर लो, इसी को रट लो। ऐसा नहीं है, आप तो फिजिक्स पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, चीजें सब समझ में आएंगी। थोड़ा सा चीजों को सोचने का अंदाज अपन को बदलना पड़ेगा, अगर अपन को सही ट्रैक पर चलना है तो। थोड़ा सा इस बात को समझिए और धीरे धीरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उनको सोचने का तरीका सीखना पड़ेगा। चलिए, ये है नीचे तालाब, पानी, पॉन्ड। पानी है मतलब इसका म्यू ज्यादा है, ऊपर कौन है, एयर, नीचे है मीडियम। मीडियम का मतलब डी हो गया डेंसर, और ऊपर वाला क्या हो गया, रेयर। अब ध्यान से देखते जाइए, मजा आ जाएगा। नीचे एक बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश, ये लाइट निकली। आराम से आपने यहाँ क्या खींचा, नॉर्मल। देखते जाइएगा, डेंसर से कहां जा रहे हैं, जब जब डेंसर से रेयर जाएंगे तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे। ये देखिए, ये नॉर्मल से अवे गए, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ कुछ हिस्सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हर बार बाउंड्री पर दोनों फिनोमिना होता है, कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिफ्रैक्ट, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट। बोलो क्या बात सही है, देखते जाइएगा। येलो कलर की लाइट का नाम बोलो, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, ये बल्ब, ये लाइट निकल रही है। अब आप देखिए, ये मैंने एक लाइट और निकाली,
इस लाइट और इस लाइट में अंतर बताइए। इसका एंगल कम था, इसका एंगल, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रिफ्रैक्शन एंगल भी, बेंडिंग अब देखिए ज्यादा होगी, पेन का रंग देखिएगा, बेंडिंग ज्यादा हो गई, बेंडिंग ज्यादा हो गई, ये देखिए बेंडिंग एंगल बढ़ गया। और बताइए अभी भी एनर्जी कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट, ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट। और देखना अब तीसरी रे ला रहा हूं, तीसरी टक, अब बताइए क्या एंगल और बढ़ गया, क्या बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रिफ्रैक्शन एंगल भी, ये देखिए पहले बेंडिंग ऐसे हुई, फिर बेंडिंग ऐसे हुई, अब बिल्कुल बेंडिंग कैसी हो जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ऐसा नहीं है कि यहां टीआईआर हो गया, यहां कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हुई है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट भी हुई, सभी काम चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब चौथा पॉइंट देखिए, मजा आ जाएगा। अब अगर आपने एंगल इससे भी बड़ा कर दिया, नाउ द थीटा इज ग्रेटर देन, अब बताइए ये बेंडिंग ऐसे ऐसे ऐसे, अब कहां होगी, पूरी की पूरी नीचे। इसका मतलब अब 100% क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और 0% क्या हुआ। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज TIR, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा रिफ्लेक्शन यहां भी हुआ है, पर यहां टोटल नहीं हुआ, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, यहां भी दोनों काम हुए, यहां भी दोनों काम हुए, पर यहां आते आते अब रिफ्लेक्शन होना बंद हो गया, पूरी की पूरी एनर्जी टकराकर नीचे आ गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चे सोचते हैं क्या क्रिटिकल पे हुआ है क्या टीआईआर, मैं रे मोटी कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये आई क्रिटिकल पर, ये देखिए मैंने जानबूझ के इसको थिक कर दिया, क्या क्रिटिकल पे टीआईआर हुआ ना, क्रिटिकल पे तो दोनों काम हुए, ये देखिए लाइट कितने पे गई, 90 पर, रिफ्रैक्शन, और क्या रिफ्लेक्ट भी हुआ, यस रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर होता है ना, क्रिटिकल पे दोनों काम होते हैं। टीआईआर होने की शर्त क्या है, द एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। क्या बातें समझ में आ रही हैं, आइए इसको ब्लैंक करते हैं, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, घर पर भी इसी स्टाइल से पढ़िए, पूरा आपने आधे घंटे रिवाइज कर लिया, कॉपी बंद करिए, अब सोच सोच के लिखिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन दिक्कत आएगी, फिर आपको मजा आने लग जाएगा कि यार मैं दिमाग पे जोर डाल रहा हूं कि आज जो जो मैंने पढ़ा रिवाइज कर लिया, कॉपी बंद कर दी, खुद लिखने का उसको प्रयास किया, कितना ज्यादा से ज्यादा मुझको क्या कर सकते हैं, रिकॉल। अब क्या रिकॉल किया, पहला टीआईआर होने की पहली शर्त, लाइट कहां से कहां जानी चाहिए। आपको कि क्यों गुरुजी ऐसा क्यों होता है, सोच डेंसर से रेरर जाएगी तभी तो अवे हुई, फिर और अवे हुई, फिर और अवे हुई, और उसके बाद तो सोच अगर रेरर से डेंसर जाती तो क्या होता, रेरर से डेंसर में तो टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स, कभी वापस आई नहीं आती। तो पहली शर्त बताइए टीआईआर होने के लिए, द रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर। और क्या क्रिटिकल पे टीआईआर होता है क्या, टीआईआर होने के लिए एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, यस और नो। आइए इस बात को लिखिए, थोड़ा जल्दी बनाइएगा, मैं रे नंबर डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये रे 1 है, ये रे नंबर 2 है, ये रे नंबर 3, ये रे नंबर 4। थोड़ा जल्दी बनाएं, कोई डायग्राम बनाने के नंबर नहीं है, फटाफट फटाफट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है चारों रे बनाएं, पहली बनाएं दूसरी बनाएं सीधी चौथी बना सकते हैं, पहली के बाद तीसरी बना दें चौथी बना दें। क्लास में 100% कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, जितना क्लास में ध्यान से पढ़ लेंगे आधी समस्या तो यहीं हट जाएगी, इसलिए इधर उधर की गप्पों पर फालतू की बदमाशी पर ध्यान नहीं देना है। मैं आपको बार बार सिखा चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, किसी भी तरह की बदतमीजी इनडिसिप्लिन सहन नहीं किया जाएगा, उस समय सॉरी सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी तरह की बदतमीजी, लड़की के साथ कोई भी फालतू की हरकत, कोई फालतू के कमेंट, कोई सहन नहीं किए जाएंगे किसी भी लेवल पर। सबसे ऊपर डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही रहेगा। उसके बाद नहीं सुनूंगा सर एक मौका और दे दीजिए, सर लास्ट मौका है, नहीं पता था गलती हो गई, कोई सुनवाई नहीं है, आप सब बड़े बच्चे हो और हमें अपने संस्थान को अच्छा करने के लिए, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन पे चलाने के लिए दोनों का योगदान चाहिए। जितना हम सपोर्ट कर रहे हैं उतना आपको भी उन बातों का ध्यान रखना है कि नहीं सर अपना इंस्टीट्यूट है, अपन सब अच्छी तरीके से रहेंगे तो बहुत शानदार चीजें चलेंगी अच्छे लेवल पर। और कोई हम आपसे गलत चीज की डिमांड नहीं कर रहे हैं कि नहीं यार डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है यार, मतलब एकदम ऐसा चलना चाहिए सिस्टम के, सर मजा आ रहा है। तो बताइए पहली शर्त टीआईआर की, लाइट कहां से कहां जाएगी, आंसर से रेरर। क्या क्रिटिकल पे टीआईआर होता है क्या, क्रिटिकल पे टीआईआर नहीं होता है, टीआईआर होने के लिए एंगल को क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। वापस बोलिए टोटली, ना ना, हर बाउंड्री कंडीशन पे दोनों प्रोसेस होंगे हमेशा, कोई कम हो सकता है कोई ज्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सरफेस की कंडीशन पर जब भी कोई लाइट किसी बाउंड्री पे टकराएगी तो हमेशा कितने पार्ट में बटेगी, 2 पार्ट। बोले आगे बढ़े क्या, तो यहां कोने में शब्दों में लिख सकते हैं, पहला द लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेरर, दूसरा एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए।
बढ़ूं? जल्दी आ, तीर के निशान जरूर बनाना, बिना तीर के निशान बनाए काम नहीं चलेगा। देखना, तीर के निशान बनाने जरूरी है लाइट में, बिना तीर के निशान बनाए काम नहीं चलेगा। तेज बोल। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है अभी समझाएंगे। डिफ्रैक्शन तो नहीं बोला मैंने कहीं। अच्छा तूने सुन लिया होगा, कोई बात नहीं। ऐसे 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 कर दे, कर एक बार, ठीक है। चल लिखें, लाइन चेंज करें। अब शब्द उठता है, सर ये क्रिटिकल एंगल क्या है? नीट में एक बार यही थ्योरेटिकल सवाल आ गया, ये क्रिटिकल एंगल क्या है? खुद सोचिए बिना पन्ना पलटे। कौन सा एंगल? एक ऐसा एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। खूब काम आएगा क्रिटिकल एंगल की परिभाषा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90। देखिए लाइन चेंज करके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction, for which angle of refraction becomes 90 degree, is called critical angle। फटाफट से डायग्राम बनाएंगे। लाइट आई क्रिटिकल एंगल पे, बार बार बोलिए, जब जब क्रिटिकल एंगल पे आओगे 90 डिग्री पर जाओगे। दिमाग में बैठा लो, रचा लो, बसा लो। क्रिटिकल एंगल पर आओगे कितने डिग्री पे जाओगे? 90। जल्दी से स्नेल लो लगाओगे, साथ साथ लिखते चलो, थोड़ा फास्ट करो, स्लो मत बनो। पहले सर आप बोलो, फिर आप लिखो, फिर हम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतने में तो 3 साल हो जाएंगे, है ना। आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा फास्ट बनिए कि हाँ सर धमाधम कॉन्सेप्ट सिखाइए, सवाल कराइए, कॉन्सेप्ट सिखाइए, सवाल कराइए। आप पता है क्या सोच रहे हो? पहले सर आप बोल लो, फिर सर आप बोर्ड पर लिख लो, फिर सर हम लिखेंगे, फिर सर हम आपकी तरफ देख के हंसेंगे, फिर सर हम आगे बढ़ेंगे। इतने में तो काम खराब हो जाएगा। हमें खुश नहीं रखना है भाई, ये ध्यान दो। खुश नहीं रखना है, पढ़ाना है, सिलेबस कराना है और बढ़िया तरीके से नंबर दिलाने हैं। दोनों बातों में अंतर है, ये देखिए। खुश नहीं रखना है। हाँ बेटा, बेटा बेटा, फायदा क्या यार? वो फिर ये सारे बेटा वहां डैश डैश करके निकलते हैं पेपर में कि सर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इस पे मत चलो, जो है उस पर काम करना पड़ेगा। पेपर का जो है पैटर्न वो पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो, जरूरी है, ठीक है। चलिए बोलिए, क्रिटिकल पर आएंगे तो कितने पे जाएंगे? जल्दी से स्नेल लो। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। जल्दी से देखेंगे, म्यू साइन थीटा सी बराबर 1, साइन 90 1, तो साइन थीटा सी की वैल्यू 1/। अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स 1/। बहुत काम आता है, सीधा याद होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/μ। पर ये जरूरी नहीं है बेटा कि ना हर बार दूसरी तरफ एयर हो। ये तो सही है कि लाइट डेंसर से कहां जाएगी? रेयर में। पर ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि दूसरी तरफ हमेशा क्या हो? एयर। कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो आइए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आइए इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब इसका फॉर्मूला खुद बनाइए। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, मैंने डायग्राम बना दिया है, खुद स्नेलो लगाइए, बनाइए। काटा कूटा चलने दीजिए, नोट्स में कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स आनी चाहिए। खुद बनाइए, बोलिए, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। तो μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2 साइन 90 1, तो साइन थीटा सी कम्स आउट टू बी μ2/। आराम से देखिए। अब सर कैसे याद करूं? μ2/μ1 कर रहा हूं, पेपर में μ1/μ2 आ जाए या फिर चेंज हो जाए, तो रटिए मत, थोड़ा दिमाग लगाइए। मुझे सोचकर बताइए, डेंसर का मतलब क्या होता है? म्यू ज्यादा, इसका मतलब μ1 की वैल्यू, इसका मतलब ज्यादा वाला कहां आ रहा है? तो हमेशा याद रखिए, ज्यादा म्यू कहां आएगा? नीचे। अब आपको सोचना नहीं है कि μ1/μ2 होगा, नहीं नहीं, म्यू टू बाय ना 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 म्यू, इतना सोचना ही नहीं है। ज्यादा म्यू हमेशा कहां आएगा? बात खत्म। और ये मैथ्स की भी बात को सपोर्ट करता है। बाई चांस आपने छोटी वैल्यू नीचे रख दी, सोचिए, ऐसा ही फिजिक्स सीखी जाती है, आर्ग्यूमेंट करके। बाई चांस आपने छोटी वैल्यू, सोचिए, अगर छोटे से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से, और साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होती ही नहीं है।
साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा कभी होता ही। अगर आपने छोटी वैल्यू नीचे कर दी, ऊपर बड़ी वैल्यू रख दी पानी का और एयर नीचे रख दिया, तो ये आ गया 4/3, 1 पॉइंट। साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा। मैथ्स भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कभी भी छोटी वैल्यू नीचे। तो याद रखिए हमेशा ऐसा मत रटिए कि μ2/μ1 या μ1/μ2, हमेशा ऐसा याद करिए सर ज्यादा वाली वैल्यू कहां आएगी। खत्म। क्या ये बात ओके है? और दिमाग लगाइए, कभी कभार वो म्यू में नहीं देता, कभी कभार वो वेलोसिटी में दे देता है। तो बताइए म्यू बराबर क्या होगा? c/v। μ1 है तो यहाँ 1, μ2 है तो यहाँ v2। आइए एक फॉर्मूला और निकाल लीजिए खुद। μ2 की जगह c/v2, ये c से c कटा, v1/ ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। कभी कभार वो v में नहीं देता, लैम्डा में दे देता है। तो बताइए v बराबर f तो क्या रहेगा? सेम। तो v1 बराबर f लैम्डा 1, v2 f लैम्डा। कोई बताएगा f पर 1 2 क्यों नहीं लगाया? रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो बताइए तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? साइन थीटा c बराबर v1/v2, v1 की जगह f लैम्डा 1 f लैम्डा 2, f से f कट गया, लैम्डा 1/। ये भाइयों 3 फॉर्मूले हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों पे सवाल आए हुए हैं, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और तीनों को याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, एक फॉर्मूला वेलोसिटी का आ गया और एक फॉर्मूला वेवलेंथ का आ गया। सब आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। बोलिए क्या ये बात ओके है? एक मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सोचिए सर क्या पढ़ रहे हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होता है? इसके लिए 2 शर्त होनी चाहिए। पहला, लाइट कहां से कहां जाएगी? डेंसर से रेयर। दूसरा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्या क्रिटिकल पे TIR होता है क्या? क्रिटिकल पे TIR? तो फिर गुरुजी क्रिटिकल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए। क्या बात सही है? अब बड़ी परेशानी हो रही है, कहीं आ रहा है μ2/μ1, मैंने इसको रखने का प्रयास किया तो यहाँ क्या हो गया? v1/v2, परेशान हो गया। यहाँ 2/1 आ रहा था तो यहाँ क्या आ गया? तो मैंने सोचा उल्टा होता होगा, फिर मैंने यहाँ उल्टा करने की कोशिश करी, फिर परेशान हो गया। यहाँ 1 2 से 2/1 नहीं हुआ, वापस क्या हो गया? तो इतना दिमाग की जरूरत नहीं है, सीधा अपना दिमाग लगाइए, सीधा फंडा लगाइए। क्या फंडा लगाना है? कुछ भी हो जाए हमेशा बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, छोटी वैल्यू खत्म। कुछ भी नहीं सोचना μ1/μ2 होगा या μ2/μ1, कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए बड़ा कहां? नीचे, चाहे वो म्यू हो या फिर वेलोसिटी हो या फिर लैम्डा हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ी वैल्यू सदैव कहां आएगी? अब आपको सोचना ही नहीं है कि μ2/μ1 रटूं या μ1/μ2 रटूं, v1/v2 रटूं, v2/v1 रटूं। भाई कुछ भी मत रट, केवल दिमाग लगा, हमेशा बड़ी वैल्यू कहां आएगी? बात खत्म, बड़ी वैल्यू नीचे। अब 2-3 प्रश्न करके आपको दिखाता हूं धमाधम, ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा लॉजिक है, क्यों बड़ी नीचे आनी चाहिए? कहीं भूल जाओ तो बताओ क्यों आनी चाहिए? अगर तुमने गलती से छोटी वैल्यू नीचे रख दी तो आंसर 1 से, तुम मैथ्स की धज्जियां उड़ा दोगे, क्योंकि मैथ्स में साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं। बोलो क्या बात सही है क्या? चलिए साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लाइन चेंज करके पहला सवाल लिखेंगे। पहला सवाल लिखेंगे, 2 मीडियम दे रखे हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2, इसमें वेलोसिटी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम। नीट में आया हुआ सवाल है, एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, मीडियम 1 मीडियम 2, एक में वेवलेंथ दे रखी है 3500 एंगस्ट्रॉम, एक में दे रखी है 7000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडियम। खुद करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, नोट्स जितने गंदे हो जाएंगे कोई टेंशन नहीं। ऐसा कहीं लिखा हुआ कि सिलेक्शन वाले बच्चे के नोट साफ सुथरे होते हैं, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। धमाधम उसी कॉपी में प्रैक्टिस करिए, गलत होगा काट देंगे। नोट्स की सुंदरता पे ध्यान मत दो रे, मत दो रे, मत दो रे।
अब केवल क्या ध्यान रखना बताइए, बड़ी वैल्यू नीचे, 2 और 1.5 में बड़ा कौन, 2, तो बताइए आंसर 2 कहां आएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। ये देखिए बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे, कुछ भी फॉर्मूला नहीं सोचना कि v1 बाय v2 होगा या v2 बाय v1 होगा, बड़ी हमेशा नीचे, बात खत्म। ये कटा 1.5 को लिखो 3/2, तो ये हो गया 3/4 का मतलब हो गया 0.75, तो थीटा सी हो गया साइन इनवर्स 0.75। देख ले भाई, सही है क्या आंसर, नीट में आया हुआ है, छोटा सा सवाल था। लास्ट बेंच तक भैया दिख रहा है, पीछे भैया विजिबल है साफ। दूसरा फर्जी प्रश्न है ये भी, हमेशा याद रखिए बड़ी वैल्यू कहां, बार बार लिखिए बड़ी वैल्यू नीचे, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में बैठा लीजिए बड़ी वैल्यू नीचे, बड़ी 7000, एंगस्ट्रॉम चाहे तो बदल दो वैसे तो कट जाएगा, एंगस्ट्रॉम चाहे तो बदल दो वैसे तो कट जाएगा, 3570 1/2, तो साइन थीटा सी की वैल्यू 1/2, 1/2 कब होता है। अब थोड़ा सा सवाल कठिन करूंगा भाई, देख लीजिए, आइए फटाफट आइए। आज से काम और करूंगा, ये पीडीएफ सेव हो जाएगी और इसे क्या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो क्या होगा थोड़ा सा कहीं लिखने में चूक गए तो वहां घर जाके उसको पूरा कर सकते हैं, पर ये मान के चलिए, दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, स्पीड तेज रखनी पड़ेगी भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि अपन को खुश नहीं रखना है, अपन को करने खूब सारे सवाल, अपने नोट्स बनाने में नहीं, अरे सर बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बन रहे हैं, कोई मतलब, सर कॉन्सेप्ट लिया सवाल किया ठीक है, कुछ मान लो कोई चीज रह गई, कोई स्लो राइटर है, इतना तो हम टाइम देंगे ताकि मोस्टली बच्चे लिख लें, पर बाई चांस कोई स्लो राइटर है तो भैया पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी, वहां से आप देखिए, कुछ बचा हुआ रह गया तो एक बार वहां से रिव्यू कर सकते हैं, क्या बात ठीक है क्या। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का नाम है सिंप्लीफाइड फिजिक्स विद एजी सर, बहुत सारे चैनल नकली भी हैं, नक्कल से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, इस चैनल को ज्वाइन करके रख लें, सारी जानकारी इस पे आपको रोज अपडेट आ जाएगी, कब उठना है, कब सोना है, कब व्हाट्सएप पे चैट करनी है, ठीक है, तो सारी जानकारी इस पे आ जाएगी। हाँ हाँ, क्या लड़की से बात करनी है, पहले का 37 नहीं होगा, 37 तब होता है जब ये 3/5 होता है, 3/4 है, जो बोर्ड पे लिख दे वो फाइनल है भाई, अपना दूसरा तीसरा चौथा साल हो सकता है, मेरा 19वां चल रहा है, इसलिए गुप्ता जी ने जो लिख दिया वो उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, तुरंत सोच लेंगे मेरा तीसरा है, अरे नहीं गुप्ता सर का तो 19वां चल रहा है भाई, इसलिए अपने ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा प्रश्न, चलो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे, इस पे सुबह उठने सोने सबकी जानकारी आ जाएगी। चलिए हाँ, गुड नाइट गुड मॉर्निंग भी भेजेंगे, और वो उससे सिंबल के भी साथ। हाँ चलिए थोड़ा अच्छा सवाल करेंगे, मीडियम में लाइट 10x की दूरी तय कर रही है, ये बहुत अच्छा सवाल आया था, और इसको लगता है टाइम t1, जबकि वैक्यूम में लाइट को 7x दूरी तय करने में टाइम लगता है t2। देखिए मीडियम 1 में 10x दूरी तय करने में टाइम कितना लग रहा है, t1, जबकि वैक्यूम में 7x दूरी ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है t2। फाइन फाइन क्रिटिकल एंगल, बहुत ही प्यारा सवाल है, बस यहां एक छोटी सी बात सोचनी पड़ेगी, वो इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाती है। अब सर आपने तो कहा था बड़ी वैल्यू नीचे, अब बड़ी में क्या क्या था याद करो, या तो स्पीड होगी, या वेवलेंथ होगी, या वेलोसिटी होगी, ये तो कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ, ना तो म्यू है, ना वी है, ना लेमडा है, पर आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है, या डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं, सोचो मीडियम 1 में स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला 9th क्लास, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बता 10x, टाइम बता, ये v1 आ गया, मीडियम 2 में बता स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बता 7x, टाइम बता t2। पर यहां आने के बाद भी अपना बंटी परेशान है, पूछो क्यों, क्योंकि बंटी को यह नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में देखो बंटी कितना खुश है, यहां 2 है, यहां 1.5 है, ये बड़ा है, यहां 3.5 है या 7 है, ये बड़ा है, पर इस सवाल में पता नहीं चल रहा बड़ा कौन है, आपको कैसा 10x बड़ा है ना भाई, 10 और 7 तब बड़े छोटे होते जब नीचे दोनों, यहां नीचे सेम, यहां कोई नहीं बता सकता कि ये बड़ा है या ये। अब एक कॉन्सेप्ट काम में आएगा, वो सुनिए,
ऊपर लिखा हुआ है, ये है पंच। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, तो ये टर्म बड़ी है। केवल ये शब्द इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, फिर सुनो। यहां आने के बाद बंटी परेशान है। बंटी ये नहीं पता लगा पा रहा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? ये शब्द वैक्यूम। और याद करिए, लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब V2 बड़ा है। नोट लगा के लिखना चाहिए, वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए इसलिए V2 बड़ा है, नहीं तो चमकेगा नहीं। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। बाकी आप छोटा बड़ा नहीं पता लगा पाओगे, ऐसे ही पता चलेगा वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। बताइए, क्या ये बात ओके है? क्या आगे बढ़े? खत्म। अब बताइए, बड़े से डिवाइड कर दीजिए। बड़ा बड़ा हो गया 7x/T2, ऊपर हो गया 10x बाय, कुछ कट रहा है क्या? x से x कट रहा है और कुछ, तो 10T2 बटे, तो सही उत्तर लिख लीजिएगा, साइन थीटा सी बराबर 10T2 अपॉन, और थीटा सी निकालना है तो साइन को वहां भेज दीजिए, साइन इनवर्स 10T2 अपॉन 70। सवाल अच्छा है, अच्छे से सोच समझ के लिख लीजिए और कॉन्सेप्ट को बार बार दिमाग में बैठाइए कि इस सवाल से हमें क्या सीखने को मिला। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। नहीं, V1 और V2 बराबर हो ही कैसे सकते हैं? T1 T2 बराबर हो ही नहीं सकते ना भाई, जब भी तो अलग अलग दे रखे हैं। सेम टाइम में यहाँ कम दूरी कैसे चलेगी? यहाँ तो ज्यादा दूरी तय करी ना, तो T1 T2 तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। अगर T1 T2 बराबर हो जाएंगे तो फिर वहां तो जो 7x होगा नहीं, वहां तो 10x से भी क्या आना चाहिए, ज्यादा। चलिए, क्या आगे बढ़े? क्या देख लो तसल्ली से, अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखो, नीट में आया हुआ है, पेपर का बढ़िया सवाल। क्लियर है बात? अब सवाल को थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूं, चौथे सवाल पे आएंगे। धीरे तो चलूंगा ही नहीं, तेज में मजा है, बाद में तो कहेगा तेज में मजा आता है। मुझे तो पता है, चलो, इसलिए फिर सिलेबस होता नहीं है पूरा, आधा अधूरा रह जाता है। चलो चौथे पे आओ। चलिए, कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, हाँ, भावनाओं को समझेंगे बस कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट। लिखें। सवाल बहुत प्यारा है, एक एक लाइन का सवाल है, पर अभी नहीं चमके कोई टेंशन नहीं है, 15 सवाल करो, पर धीरे धीरे घर जाके इनको रफ कॉपी पे वापस करो, तब मजा है। अब कैसे अप्रोच आएगी, मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना, आप इस बात को समझिए। अपन को सॉल्यूशन नहीं छापना है, अपन को ना सोचना है कि क्या हो रहा होगा। पहले आप डायग्राम बनाइए, तसल्ली से 2 मिनट आप लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूं अप्रोच क्या है, रादर देन कि अपन केवल आंसर रट लें, उससे मतलब नहीं है। बैग नीचे रख ले, फंस रहा हो, इधर रख दे बैग, मुझे दे दे। अब ठीक है ना? हाँ जी। अब सुनना क्या हो रहा है, शब्दों को समझना, ठीक है? फिर अगला सवाल इसी तरह का और अच्छा, देखते जाइए, सवालों की कमी नहीं है। सवाल ही फिजिक्स सिखाएंगे, ध्यान रखना, फिजिक्स बोले तो प्रैक्टिस, पी से फिजिक्स है और पी से प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना सब्जेक्ट कब्जे में है। ये रटने वाला विषय नहीं है कि 4-4 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। यहाँ एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। दोनों बातों में अंतर है, यहाँ पढ़ने से काम नहीं चलता। चल बोर्ड पे देख, जैसे लाइट जा रही है ना, उसके साथ ही चलो ताकि पता चले। सर देखो लाइट आ रही है, सर सर ये सीधी कैसे निकल गई? सर 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 एयर से आ रही थी और सीधी कैसे चली गई? सर सबसे पहले नॉर्मल खींच, ये देख नॉर्मल। बता ये कौन है? ये तो बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? जो दो मीडियम को, ये बाउंड्री है।
अच्छे शब्द बोल, मुंह खोल, तब साइन सीखेगा। ये बाउंड्री है और ये क्या है? नॉर्मल। अरे गुरुजी, ये तो नॉर्मल के अलोंग आ रही थी, बिना मुड़े। यहां तक बात ओके है। अब आए यहां, सर यहां बताओ बाउंड्री कहां है? अभी बता देता हूं। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? बाउंड्री। क्योंकि बाहर है एयर, अंदर है मीडियम। ये बाउंड्री। बाउंड्री से 90 डिग्री पर नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। कायदे से तो इसको बाहर जाना चाहिए था, रिफ्रैक्शन, परंतु रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इस बिंदु पर क्या हो गया? टीआईआर। होना क्या चाहिए था? बाहर जाना चाहिए, पर बाहर नहीं गई, रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब पी पर क्या हो गया? टीआईआर। प्रश्न में कहीं टीआईआर का शब्द नहीं है। यही तो सीखना पड़ेगा कि देखो गुरुजी, लाइट यहां से आई, ओके, नॉर्मल के लॉन्ग गई, बहुत बढ़िया। अब इसको जाना कहां चाहिए था? बाहर, पर बाहर नहीं गई, यहां से क्या कर गई? टीआईआर कर गई। इसका मतलब अब टीआईआर की शर्त, तो टीआईआर की शर्त क्या होनी चाहिए? जिस पॉइंट पर टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। यहां का एंगल बताइए कितना? 45। इस 45 को क्रिटिकल से बड़ा होना पड़ेगा। मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, पर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ रहा है क्या? चिल्ला के बताइए, टीआईआर कहां हो रहा है? पी पर। कहां हो रहा है? जिस बिंदु पे टीआईआर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा। यस और नो? अब देख अगला स्टेप क्या है। दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लो, बताओ क्या हो जाएगा? साइन 45 साइन थीटा। अब साइन थीटा सी का जुगाड़, साइन थीटा सी का जुगाड़ अभी सिखाया, बार बार काम में आएगा। बताओ, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू, यहाँ है म्यू, यहाँ है 1, बताओ बड़ा कौन? म्यू। 1 सबसे छोटा होता है, 1 से छोटा कुछ नहीं होता है, तो छोटा कौन? 1, बड़ा कौन? तो किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा सी। साइन थीटा सी पुट कर दो। साइन 45 कितना? 1/√2। साइन थीटा सी कितना? 1/म्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू को 1 से म्यू, √2 को 1 से। एक लाइन का आंसर है, पर इतना चमकना आना चाहिए। अभी नहीं चमकेगा, 5 सवाल और करोगे तब चमकेगा। सोचना पड़ेगा। आ जाओ लिखो, फिर एक बार और समझाता हूं बढ़िया तरीके से। खुद सोचो और उन शब्दों को बोलो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो कि पी पर टीआईआर हो रहा है, जिस बिंदु पे टीआईआर होना चाहिए वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंगल ये वाला लेना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 45 ही होगा वो भी। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर एंगल तो नॉर्मल के साथ लेना चाहिए। बिल्कुल, ये रे है और ये नॉर्मल है, तो एंगल ये लेना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, ये भी तो 45 ही होगा। कॉन्सेप्ट सही है, यही वाला लेना चाहिए। बाई चांस ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 60। बिल्कुल सही बात। तो याद करिए, टीआईआर की शर्त बोलिए। एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। कौन से पॉइंट पे टीआईआर हो रहा है? पी का एंगल बताइए। 45 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों तरफ क्या लिया? साइन। ये स्टेप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है वो किसमें पता है? साइन में। तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़ा तेज आवाज में बोल, खड़े होके बोल थोड़ा तेज आवाज में। हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, टीआईआर का पूरा नाम बोल देना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के तो नियम यहाँ पे लगेंगे। ये एंगल और इस एंगल को तो हमेशा बराबर ही होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। साइन थीटा सी बराबर, साइन थीटा सी 1/म्यू लगा सकते हैं ना? नहीं, डायरेक्ट क्यों लगा सकते हैं? ये 45 कोई क्रिटिकल एंगल थोड़ी ना है। ये थीटा सी की जगह 45 थोड़ा लिख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल अगर होता तो ये 90 डिग्री पे जाती। सही बात है। चलिए आगे बढ़े। अब अगला लिख रहा हूं थोड़ा सा और कठिन। होता ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता था। टीआईआर होने के लिए दोनों एंगल को तो हमेशा, कभी संभव ही नहीं। चलिए आगे बढ़ो, जल्दी आइए फटाफट। थोड़ा सा भैया घर जाके पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। नवंबर दिसंबर में जगने से फायदा और मजा तब है जब साल भर उसी अंदाज में पढ़ो जैसा फरवरी मार्च अप्रैल में पढ़े थे। अब पूरा एक नया साल आपने चुन लिया है फिर से पढ़ने के लिए, और बहुत सही समय पे। अभी बैच तो कल नया बैच शुरू हो रहा है, मई में आएंगे, जून में आएंगे, जुलाई तक बैच चलेंगे। आप बहुत सही समय पे आ चुके हैं। अपन को 40-50 दिन का फायदा है, तो भैया उस 50 दिन का अपन को फायदा लेके रखना है। सही समय पे सिलेबस होगा, उसके बाद खूब सारा रिवीजन कर सकते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अभी से पढ़िए। देखिए साल भर का सफर कठिन है, बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। ये केवल फीस जमा कराने से, सोचने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सफर बहुत कठिन है, सेक्रीफाइस मांगेगा, तपस्या मांगेगा। रोज आपको इधर उधर भटकने का मन करेगा, पर आपको अपने मन को मजबूत रखना है कि एक साल अपन को पढ़ाई पे बने रहना है। इतना आसान नहीं है। 15 दिन 20 दिन आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, एक महीना बहुत अच्छा निकलेगा, फिर वापस डामाडोल मन शुरू हो जाता है। तो एक साल तक तपस्या करना बहुत बड़ी बात है।
मोटिवेशन नहीं चाहिए, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन हमें पसंद नहीं है कि खूब चिल्ला चिल्ला के मोटिवेट कर दिया। पहले दिन का ग्राफ ऐसे जाता है मोटिवेशन में, दूसरे दिन वापस ठक नीचे। पढ़ाई वाला डिसिप्लिन वाला ग्राफ लगातार एक कांस्टेंट पे चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे। यही काम का है। थोड़ा बातों को समझिए, मोबाइल से दूर रहिए, यूट्यूब इंस्टा से दूर रहिए। थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मन को कठोर करना पड़ेगा कि मेरा यार 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। थोड़ा समझिए, अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हो यार, अपने खुद के लिए पढ़ रहे हो, इस बात का ध्यान रखो। थोड़ा सा और चीजों को समझने का प्रयास करो कि नहीं सर, मैं आर पार पढ़ूंगा तब मजा आएगा। अगला प्रश्न लिखेंगे। इन द गिवन सिचुएशन, mark the correct option so that TIR will takes place. Mark the correct option so that TIR will take place at point P. TIR will take place at point P. ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पुराना एम्स का प्रश्न है, उसके बाद जेईई मेन में रिपीट हुआ है। एक लाइन का सॉल्यूशन, बस चमक जाए तो फायदा है। और क्वेश्चन करने से ही चीज समझ में आती है। थ्योरी तो टीआईआर की इतनी है, अभी पढ़ें, टेलीग्राम से पढ़ लें, 5 साल पुराना लेक्चर देख लें, टीआईआर की थ्योरी इतनी है। अब है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कितने कर सकते हैं। रटिएगा मत, अप्रोच समझिएगा। अप्रोच समझोगे, इस तरह के 50 क्वेश्चन कर लोगे। रटोगे तो केवल यही बनेगा। आइए, अब मैंने आपको क्या कहा, कोई फॉर्मूला नहीं है, अप्रोच। आप रे के साथ चलो, आप खुद सोचो रे आ रही है, क्या हो रहा होगा, कोशिश करें अपने आप बोलने की, फिर मैं सिखाऊंगा। कुछ भी सोचिए, काटा कूटा। आज सोचना शुरू करेंगे, 10 सवालों में, 15 सवालों में बोलना सीख जाएंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे तो फिर जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। मैंने क्या बोला, लाइट के साथ चलो, जैसे लाइट जा रही है वैसे चलो। मत चला दे मोबाइल, जब्त हो जाएगा। इसलिए आया मैं पीछे, नहीं चला ना। हाँ, वीडियो घर जाके देखें। हाँ, ये लाइट में देखने वाले वीडियो नहीं है। चलो अब सुनना क्या हो रहा है प्रश्न। जैसे लाइट चल रही है ना वैसे चलो। क्या सर ये हो रहा है, देखो सर, देखो लाइट एयर से आ रही है गुप्ता जी, सर प्रिज्म में जा रही है। और भाई ये सीधे कैसे चली गई। आओ आओ, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं। ये कौन, ये कौन, ये कौन, तो ये तो लाइट नॉर्मल के बिना मुड़े सर यहां तक आ गई। बताओ अब यहां क्या खींचा, कायदे से तो इसको पानी में जाना, पर ये पानी में, मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब पी पर गुप्ता सर TIR हो रहा है। क्या ये चमकता है क्या, क्या हो रहा है भैया, पी पर TIR हो रहा है। अब TIR की शर्त क्या है, पूरी बोलिए, पूरा। जिस पॉइंट पे TIR हो रहा है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना। पूरा सेंटेंस काम का है, जिस पॉइंट पर TIR हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। कहां पे TIR हो रहा है, तो पूरी कंडीशन लिख रहा हूं, P पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। पर सर यहां का तो एंगल है ही नहीं, तो आओ मेहनत करके निकालते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखना। ये चिल्लाओ पक्का, ये 90, ये थीटा, ये चिल्लाओ 90 माइनस ये पूरा, इसमें से 90 माइनस थीटा, तो ये
तुम्हारे काम का। क्यों थीटा क्यों काम का है बताओ? क्योंकि लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल। बताओ लाइट के साथ नॉर्मल के साथ एंगल थीटा। एक बार गुरुजी वापस समझा दो धीरे धीरे। आजा वापस समझ। ये कितना दे रखा है? ये बोल बोल। बचा हुआ ये पूरा, इसमें से ये 90 में थीटा, तो ये तो थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। दोनों तरफ क्या ले लो? दोनों तरफ साइन ले लो। अब फंस गए, साइन थीटा सी कहां से लाएं? तो फिर वापस वापस जुगाड़ किया। एजी फंडा। बताओ बड़ी वैल्यू हमेशा, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे, छोटी ऊपर। अब बताना 4/3 का मतलब होता है 1.33। 3/2 का मतलब बता बड़ा कौन? तो 3/2 कहां? 4/3। तो साइन थीटा सी पुट कर दो। तो बताओ ये हो गया साइन थीटा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? कितना प्यारा सवाल है, छोटा सवाल है पर बढ़िया क्वेश्चन। बताइए। कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस, केवल एक बात सीखी है, जहां टीआईआर होना चाहिए वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। जिस बिंदु पे टीआईआर होगा वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो। बोलिए क्या बात सही है क्या? होमवर्क लिख लें। डीपीपी नंबर 3, हाँ नोट कर लीजिए। कौन सा? ये वाला स्टेप समझाऊं? ये देख हाँ ये वाला ना। हाँ देख, एक तरफ है 4/3 पानी का, जिसको सॉल्व करने पा रहा है 1.33। एक तरफ है 3/2, ये होता है 1.5। तो क्रिटिकल एंगल में बड़ी वैल्यू कहां रखते हैं? नीचे। तो बड़ा कौन है? 3/2। छोटा कौन है? 4/3। ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8। तो साइन थीटा सी आ गया, यहां साइन थीटा सी को पुट कर दिया। सही है। चलिए डीपीपी नंबर 3 लिखो। डीपीपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा। हाँ डायग्राम में कभी क्रिटिकल दिखेगा कैसे? क्योंकि यहां तो टीआईआर हो गया, क्रिटिकल पे तो कभी टीआईआर होता ही नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1 to 7 करने हैं आज के। ठीक है, मॉड्यूल अगले लेक्चर से मिलेगा। बाकी शुरू कर सकते हैं, पर फिर भी अगले लेक्चर में ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।